आज हम बात करेंगे ये कि डेटाबेस क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें। ठीक है, तो डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम किसी भी किस्म का डाटा सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर जाते हो, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, फर्स्ट नेम देते हो, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो वो डाटा किसी ना किसी जगह पर जाकर सेव होता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप आते हो तो आप अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हो, तो फिर वो डाटा यानी कि कहीं ना कहीं सेव हुआ होता है। तो वो वहाँ से उठ के आता है, चेक करता है कि यार क्या ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर जाके वो आपको लॉगिन करने देता है। और अगर आपका यूज़र नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता तो वो आपको कहता है कि नहीं, आप अकाउंट क्रिएट करें, आपका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा हमारे पास जनरेट हो रहा है आजकल की दुनिया में, उसको कहीं ना कहीं सेव करने की हमें जगह चाहिए होती है। वो जगह कहलाती है डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर डाटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। डेटाबेस के अंदर जो भी डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, और आजकल मॉडर्न जो दौर है उसमें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी होता है। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये अब आगे जाके वक्त के साथ आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। और डेटाबेस के अंदर हम जो भी डाटा रखते हैं वो रखते हैं टेबल्स के अंदर। अब कैसे? डेटाबेस जो है, डेटाबेस का सिंबल, डेटाबेस को जो डिनोट करता है वो जो बीच में येलो वाला सिंबल है ना, इसका मतलब ये कि एक डेटाबेस है। मतलब ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आप जितना चाहे डाटा डाल दो। ठीक है, और फिर इस कंटेनर के अंदर जब आपने एक दफ़ा डाटा डाल दिया तो उस कंटेनर में से डाटा को आप रीड भी कर सकते हो, उसमें नया डाटा राइट भी कर सकते हो। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया तो उसको अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप उसको रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, डेटाबेस में डाटा टेबल्स की फॉर्मेट में होता है। उसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ। ठीक है, तो स्कूल के अंदर किसी स्टूडेंट का भी डाटा होगा, मतलब स्टूडेंट का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह टीचर का भी होगा। तो स्कूल का डेटाबेस है, तो मतलब डेटाबेस तो एक ही है, लेकिन एंटिटीज़ मल्टीपल हैं जिनका डाटा मुझे सेव करना है। टीचर का डाटा अलग होगा, तो स्टूडेंट का अलग होगा, कोर्सेज का अलग होगा, इस तरह हर चीज़ का अलग अलग डाटा होता है। ठीक है, तो एक ही डेटाबेस के अंदर वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, टेबल्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स एंड कॉलम्स। टपल्स आर कॉल्ड रोज। जो रोज होती हैं उनको हम कहते हैं एसक्यूएल की जबान के अंदर टपल्स। ठीक है, तो मैंने एक ही डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना दिया स्टूडेंट के नाम से, एक बना दिया टीचर के नाम से। वो टेबल बनेगा कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डेटाबेसेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर मैंने एक डाटा सेव कर दिया। अब कोई डेवलपर कोई वेबसाइट बनाने के लिए बैठा है तो उसी डेटाबेस से वो भी कनेक्ट होगा कोई डाटा इंसर्ट करवाने के लिए। फिर एंड यूज़र कोई वेबसाइट को यूज़ करने आया है तो वो यूज़र भी उसी डेटाबेस से कनेक्ट होगा। या कोई आपने मोबाइल ऐप बनाई है तो उस ऐप का डाटा भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में जा रहा होगा। तो इसको कहते हैं DBMS, विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ही होता है जहाँ से मल्टीपल एंटिटीज़ इंटरेक्ट कर रही होती है डाटा को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करवाने के लिए। अच्छा, अब अलग अलग तरह की कंपनीज ने अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस को लॉन्च किया। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर, जिसमें हम एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट बनाते हैं। और मोस्टली .NET की या माइक्रोसॉफ्ट की जितनी एप्लीकेशन है वो एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस से कनेक्ट होती है। C# वगैरह की एप्लीकेशन वो इस तरह। अपाची जो है, अपाची का प्रोडक्ट है MySQL। तो PHP की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो मोस्टली MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट करती हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डेटाबेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह सेम ही रहता है। अगर डेटाबेस क्रिएट करना आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए सीख लिया तो बाकी के तकरीबन सभी आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सिंटेक्स के डिफरेंसेस होते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है टेबल्स का और डेटाबेस क्रिएट करने का, कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाकर हम एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर ब्लैंक डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। जब हम इस पे यहाँ पर लैंड होते हैं ना तो ये पूछता है कि आपको कौन से सर्वर पे जाके डेटाबेस कनेक्ट करना है या क्रिएट करना है। तो ये एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन एक अलग टॉपिक है। उसकी इंस्टॉलेशन के वक्त पे आप अब ये सिलेक्ट करते हैं कि आपका डेटाबेस हो सकता है किसी सर्वर पे पड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि आप अपनी लोकल मशीन के ऊपर बना रहे हो। तो जो जिस भी सर्वर पे आपने करना है उससे आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड जो भी होता है वो डालते हैं और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये सब चीज़ें एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन के वक्त पे पता चल रही होती हैं। तो इंस्टॉलेशन इज अ सेपरेट टॉपिक। इंस्टॉलेशन के वक्त पे आप बताते हैं कि आपका डेटाबेस किसके, अभी जैसे मैं अपनी लोकल मशीन पे हूँ तो यहाँ पर मेरी लोकल मशीन का नाम आ गया और इसका आईडी और पासवर्ड। हो सकता है कि मेरा डेटाबेस किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ हो, मैं किसी लाइव वेबसाइट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो उस वक्त उस सर्वर का IP एड्रेस और उससे कनेक्ट होने का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हम यहाँ से लॉग इन करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये लेफ्ट के ऊपर ये जो नोड है, यहाँ पे डेटाबेसेस की नोड को एक्सपेंड करके हम देखते हैं तो इस सर्वर के ऊपर जितने भी डेटाबेसेस बने हुए हैं वो सारे डेटाबेसेस यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। और हर डेटाबेस के, ये मैंने बताया था कि जो कंटेनर की जो साइन है येलो वाली, दिस इज डेटाबेस का सिंबल, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो इस एक डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स बने हुए हैं वो टेबल्स की नोड्स में आ जाएंगे। फिर डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अलावा व्यूज भी होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग भी हम करते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स वगैरह की सूरत में वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है, तो वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो। तो अभी हम जो है वो एक नया डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं न्यू क्वेरी विंडो में, यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू क्वेरी के ऊपर, ठीक है। और मैंने नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया DB स्कूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके मैंने F5 कर दिया, तो ये नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सिलेक्ट करके F5 भी कर सकते हैं या सिलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट का बटन भी दबा सकते हैं। अभी जो मैंने DB स्कूल बनाया है वो यहाँ पे डेटाबेसेस के अंदर नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो नया डेटाबेस है DB स्कूल वो यहाँ पे हमें नजर आ गया, ठीक है। अभी तक हमने इसके अंदर कोई टेबल नहीं बनाया, तो यहाँ पर देयर इज नो टेबल, ठीक है। अब हम इसके अंदर टेबल ये वाला बनाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाया था, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट का टेबल बना, अच्छा अब ये जो स्टूडेंट का टेबल है ये मैंने कौन सी डेटाबेस में बनाना है, DB_ स्कूल में या किसी और डेटाबेस में? तो जिस, अभी मुझे ये कैसे पता, मैंने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं अभी जिस डेटाबेस में क्वेरी चलाने जा रही हूँ ना, यहाँ पे वो सिलेक्टेड आता है। मतलब अभी मैंने अगर कोई टेबल की क्वेरी लिख के चला दी तो वो कौन से डेटाबेस में क्रिएट कर देगा उसको, मास्टर के। मास्टर इज द डिफॉल्ट डेटाबेस, तो मुझे डिफॉल्ट डेटाबेस में नहीं बल्कि अपने डेटाबेस में बनाना है, तो मैंने यहाँ से अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर दिया। या तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, या दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से लिखूँ यूज DB_ स्कूल, तो जब मैं ये करके चलाऊंगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा डेटाबेस सिलेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब जो भी मैं काम करने जा रही हूँ वो अब इस डेटाबेस में होगा। अब मैंने काम क्या करना है, मैंने कहा मुझे टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमने रख दिया TBL स्टूडेंट, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं जिस तरह उसे एक्सेल में नजर आ रहा है। पहला कॉलम है हमारा स्टूडेंट ID, मैंने यहाँ पे कॉलम दे दिया स्टूडेंट ID, और स्टूडेंट ID का जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, INT लिख दिया। उसके बाद दूसरा कॉलम है मेरा स्टूडेंट नेम, उसकी जैसे C# में स्ट्रिंग होती है इस तरह SQL में varchar होती है डेटा टाइप। varchar के अंदर अल्फान्यूमेरिक डाटा जाता है, और यहाँ पे हमने लिमिट दे दी कि स्टूडेंट नेम के कॉलम के अंदर 200 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने फोन का कॉलम दे दिया, इसको भी मैंने varchar दे दिया अल्फान्यूमेरिक, क्योंकि फोन के कॉलम के अंदर हाइफन्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक ईमेल का कॉलम बना दिया, ईमेल के कॉलम के अंदर हमने 100 कैरेक्टर्स अलाउ कर दिए, और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उसको भी हमने varchar लिख दिया। और इसके अलावा हमने एक पासवर्ड का कॉलम दिया, और पासवर्ड के कॉलम के अंदर हमने 100 कैरेक्टर्स अलाउ कर दिए। पासवर्ड का कॉलम इसलिए दिया कि अगर ये स्टूडेंट आके रजिस्टर करता है, साइन अप करता है, तो अपना ईमेल और पासवर्ड जो भी देगा वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा, और वो डेटाबेस जो है उस डेटाबेस से वो पढ़ के वो कर देगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देती हूँ, तो ये कह रहा है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं जाके देख लेती हूँ कि मेरा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, नहीं नज़र आ रहा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है हमारा टेबल आ चुका है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये टेबल क्रिएट हो गया, इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड है नहीं, ये मुझे देखना है। तो मैंने कहा सिलेक्ट ऑल यानी कि स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट, तो ये इसका इस क्वेरी का मतलब ये है कि इस टेबल से सारे रिकॉर्ड्स ले आओ सिलेक्ट करके, ठीक है। तो अभी क्योंकि इस टेबल के अंदर कोई डाटा तो मैंने इंसर्ट किया नहीं है, तो वो सिलेक्ट की क्वेरी जब मैंने चलाई तो वो ये ले आया, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ था। अब हम इसमें कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं। मैंने कहा इंसर्ट कर दो इनटू TBL स्टूडेंट, और क्या इंसर्ट कर दो, वैल्यूज़ ये दे दी मैंने, बिल्कुल सीक्वेंस में देनी है। अगर मैं वहाँ पे कॉलम्स के नाम नहीं लिख रही हूँ, सबसे पहला स्टूडेंट ID चाहिए उसे, स्टूडेंट का नेम क्योंकि varchar रखा हुआ है तो varchar के लिए सिंगल कोड लगाएंगे। फ़ोन भी मैंने varchar में लिखा हुआ है तो उसके लिए भी सिंगल कोड मतलब जो जो चीज़ें हैं varchar है उनके लिए सिंगल कोड लगेगा, और जो चीज़ें नंबर हैं वो विदाउट सिंगल कोड लगेंगी। मैंने नेम दे दिया, फ़ोन दे दिया, फ़ोन के बाद हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस के बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। ये करके और हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, वो बोल रहा है एक रो अफेक्ट हो गया।
ठीक है, अब ये रो इंसर्ट हुई है या नहीं टेबल में देखना है। मैंने सिलेक्ट की क्वेरी, फिर से सिलेक्ट की और इसको चला के देख लेते हैं कि एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने ये इंसर्ट किया ना, ये बड़ा मुश्किल लगा। क्यों? क्योंकि कॉलम की सीक्वेंसिंग बिल्कुल फॉलो करनी पड़ी। ठीक है ना, तो अब मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 कॉलम में डाटा इंसर्ट करना है। मैंने कहा इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट, और टीबीएल स्टूडेंट के मैंने कहा स्टूडेंट आईडी में मैंने डाटा डालना है, स्टूडेंट नेम में डालना है मैंने, और ईमेल में डालना है। मैंने पहले कॉलम के नाम बता दिए, उसके बाद मैंने वैल्यूज दे दी। अब वैल्यू पहले स्टूडेंट आईडी की दी, उसके बाद दूसरी मैंने नाम की दे दी, और फिर तीसरी मैंने ईमेल एड्रेस की दे दी। तो कॉलम के नाम बता के उस सीक्वेंस में भी डाटा दे सकते हैं। अब सिर्फ इस केस में सिर्फ कितने कॉलम में डाटा इंसर्ट हुआ होगा? 3 में। एग्जीक्यूट किया तो बाकी सब में क्या चला गया? नल चला गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट आईडी हटा दूँ और आईडी इंसर्ट ही ना करूँ, आईडी इंसर्ट ना करूँ, ये मुझे फिर भी इंसर्ट करने देगा। और मैंने सेम नाम 2 दफ़ा इंसर्ट कर दिया। एक तो सेम नाम 2 दफ़ा हो गया, सेम ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा हो गया, ऊपर से मसला ये हुआ कि इसने स्टूडेंट आईडी के बगैर इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो नहीं होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट आईडी तो एक तो पहली चीज़ है कि ये मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो एक स्टूडेंट आईडी एक को मिल गई है वो दूसरे को ना मिले, या वो ऑटो जनरेट हो। तो अब ये चीज़ एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमने ये जो टेबल क्रिएट किया था, इस टेबल को हम कर देते हैं ड्रॉप। मैं इस टेबल को डिलीट कर देती हूँ। क्या कर देते हैं? ठीक है, अच्छा अब क्यों स्टूडेंट आईडी मैंने 1 दी दोनों, और स्टूडेंट आईडी पहली बात खुद ही जनरेट होनी चाहिए या इसको मांगना चाहिए बार बार? खुद ही जनरेट। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने टेबल डिलीट कर दिया। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये टेबल डिलीट हो चुका होगा, टेबल चला गया। ठीक है, इसको मैंने स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम है ना, उसको मैंने दे दी आइडेंटिटी। क्या दे दिया? आइडेंटिटी। और दूसरी चीज़, ये जो ईमेल का कॉलम है ना, इसको मैंने लिख दिया यूनिक। क्या लिख दिया? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है अब स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। क्या होगी? सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर दोबारा इंसर्ट। अब हम करके देख लेते हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया, टेबल क्रिएट हो गया। हम सिलेक्ट करके देखते हैं, टेबल जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने इस टेबल को आइडेंटिटी दे दिया है। तो अब ये आईडी को खुद ही जनरेट करेगा। इफेक्ट हो गई रो, और मैंने एग्जीक्यूट किया तो स्टूडेंट आईडी मैंने दी थी, आइडेंटिटी दिया है तो ये खुद ही आ गई। अब मैं इसी क्वेरी को दोबारा चलाती हूँ। अभी एरर देगा। क्यों देगा? कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू इज ये। क्यों? ये ईमेल एड्रेस को डुप्लीकेट बोल रहा है। मैंने ईमेल के कॉलम पे क्या लगाया हुआ था? तो मतलब अगर एक ईमेल एड्रेस एक बंदे को दे दिया तो वही सेम ईमेल एड्रेस अब दोबारा से आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने अब यहाँ पे जे लगा दिया। अब चलाते हैं। आइडेंटिटी की वजह से एक तो इसने स्टूडेंट आईडी ऑटो जनरेट कर दी, यूनिक की वजह से इसने इस ईमेल के कॉलम में यूनिक चीज़ भी जाने दी। अब हम ये करते हैं कि हम इस पासवर्ड की जो वैल्यू है ना, इसमें हम डाल देते हैं नल, यानी कि इसको खाली जाने देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। इसने एक्सेप्ट कर लिया और पासवर्ड में क्या आ गया? नल। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि पासवर्ड को नल एक्सेप्ट ना करेंगे, क्योंकि पासवर्ड नल हो गया तो वो बंदा लॉगिन कैसे करेगा? तो पहले मैंने इस टेबल को ड्रॉप किया और मैं दोबारा से क्रिएट करते वक्त जो पासवर्ड का कॉलम है ना, उधर मैं लगा देती हूँ नॉट नल। तो मतलब ये हुआ कि अब ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने एग्जीक्यूट करके टेबल क्रिएट कर दिया और अब मैं ये नल वाली कमांड चला के देखती हूँ। तो अब ये बोलेगा कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम PWD, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। तो अब ये नल के साथ उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब पासवर्ड देना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी का कॉलम जो है वो आइडेंटिटी हो गया, जो आपका ईमेल का कॉलम था वो यूनिक हो गया, और जो पासवर्ड का कॉलम था वो आपका नॉट नल हो गया। टेबल तो आप क्रिएट करते हैं, लेकिन टेबल क्रिएट करते वक्त ना इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि मुझे किस चीज़ के अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, कौन सी नहीं। ठीक, इतना क्लियर है?
अच्छा, अभी जब हम जो भी कर रहे हैं ना, तो उसमें हो ये रहा है कि आइडेंटिटी का कॉलम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट आईडी है ना, स्टूडेंट आईडी की स्टार्टिंग हो 100 से, ताकि स्टूडेंट आईडी ऐसी बने 1001 1002 1003 1004। स्टूडेंट आईडी जो है वो 100 से स्टार्ट हो और 2 के डिफरेंस से आए, यानी कि सबसे पहली आईडी जो आएगी वो आएगी आपकी 100, फिर दूसरी जो आईडी आएगी वो आएगी 1003, फिर आएगी 1005। तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हमने और हर दफा कितना इंक्रीमेंट देना है ये बता दिया। अब 1 का इंक्रीमेंट देना है, अब यहाँ पे 1 दे दो, 2 का देना है, 5 का देना है, जितना देना है वो दे दो। अब मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, अब इसको इंसर्ट करते हैं। पहली आईडी क्या जनरेट हुई होगी? 100, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमने उसको क्या दिया है? 100। ठीक है, अब हम एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसमें और अब देखते हैं ये आ गया 102। दो मतलब एक स्किप कर दिया उसने। ठीक है, अब एक और इंसर्ट किया हमने, ये आ गया 104। ठीक है, अगर आपको एक एक का डिफरेंस देना है तो आप यहाँ पे 1 1 देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया? एक तो ऑटो इंक्रीमेंट कवर, इसको ना जो माई एसक्यूएल है PHP में, उसमें आइडेंटिटी की जगह लिखते हैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, और बाकी ये सब चीज़ें वार्चर वगैरह सब चीज़ें सेम रहती हैं। यूनिक भी सेम है माई एसक्यूएल में, नॉट नल भी सेम है। नॉट नल का मतलब ये है कि ये वाला कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूनिक का मतलब क्या होता है कि इसमें यूनिक वैल्यूज ही आएंगी, मतलब एक वैल्यू अगर एक को मिल गई तो वो तो वैल्यू दोबारा से यूज नहीं हो सकती। इस तरह हो गया आपका आइडेंटिटी का कॉलम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें DBMS पे काम नहीं होता, उसमें काम होता है RDBMS पे। किस पे काम होता है? RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टेबल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। मल्टीपल टेबल्स के अंदर ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता, और वो क्यों करते हैं, वो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसका रीज़न क्या होता है। थैंक यू।